नमस्कार, स्वागत है आप सभी के ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो यूपीपीसीएस आरओ ठीक है, अब आपका एग्ज़ाम डेट जो है कंफर्म हो चुका है। और जैसे कि आप सभी से बात हुई थी कि जैसे ही एग्ज़ाम आपका डेट कंफर्म हो जाता है, उसके बाद जो है टेस्ट सीरीज़ आपको बिल्कुल कंटिन्यूटी में मिलेगा। और जहाँ तक की बात है कि आप सभी को तो ये तो बात पता चल ही गया होगा कि अब जो है पहले जो एग्ज़ाम आपका 2 शिफ्ट में होता था, अब बिल्कुल 1 शिफ्ट में होगा। और एग्ज़ाम डेट आपका जो निर्धारित किया गया है, वो है 27 जुलाई, ठीक है? तो अब इसमें बहुत अधिक दिन तो शेष नहीं है, लेकिन एक पर्याप्त टाइम है, चूँकि आप सब काफ़ी पहले से जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहले भी आपको इस चैनल पे जो है पीवाईक्यू, इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ जो है इससे रिलेटेड कराया गया है। नया चेंजेज़ क्या हुआ है, आप सभी को पता ही है कि अब एक साथ आपका एग्ज़ाम होगा, यानी देख सकते हैं पूर्णांक यहाँ पे 200 है। और आप सभी को पता ही है कि 150 जो प्रश्न इसमें आपका जीएस का देखने को मिलेगा, प्लस जो है 50 प्रश्न जो है इसमें आपका हिंदी का देखने को मिलेगा। दोनों आपको एक ही साथ जो है सॉल्व करना है, तो आप बिल्कुल आप स्ट्रेटजी यहाँ पे अपना बेहतर रख के और इसमें बेहतर परफ़ॉर्म कर सकते हैं। अब हिंदी चूँकि आसान होता है और जो है टाइम टेकिंग नहीं होता है, तो ऐसे में आप सभी पहले जो है हिंदी सॉल्व करके और बिल्कुल जीएस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जीएस थोड़ा लेंदी जो है पेपर बनाया जाता है। और पिछली बार का पेपर का एनालाइज़ करेंगे, तो पिछली बार जो है पेपर थोड़ा लेंदी बनाया गया था। यूपीपीसीएस की भी बात करेंगे तो पेपर लेंदी था। ठीक है? लेंदी होना और जो है कठिन होना, दोनों में अंतर होता है। लेंदी कहने का तात्पर्य ये है कि प्रश्न जो देखेंगे वो टाइम टेकिंग होंगे। तो ऐसे प्रश्न जो है यूपी जो है पीसीएस के द्वारा आजकल बनाया जा रहा है। तो ऐसे में हम लोग एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट किए थे। इसका टेस्ट नंबर 1 जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ दिन पहले आप लोग को मिल चुका है। अब चूँकि एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गया, तो अब हम लोग खूब सारा प्रैक्टिस करेंगे। आपको 1 आध दिन में एक टाइम टेबल बता दिया जाएगा और उसी टाइम पे आप लोग आके टेस्ट का लाइव रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है? आज हम लोग इसका टेस्ट नंबर 2 देखने जा रहे हैं। टेस्ट नंबर 1 जो है पॉलिटी का था। ये जो है ज्योग्राफी का एक शानदार सा रिवीजन होगा आपका। और ज्योग्राफी के अलावा बात करेंगे तो इसमें कुछ यूपी स्पेशल, ठीक है? और हिंदी भी है। तो आज ये टेस्ट कंप्लीट नहीं कराया जाएगा, बट आज हम टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं और किस अप्रोच से आगे बढ़ेंगे सब कुछ हम लोग डिस्कस इसमें करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको अपडेशन वगैरह मिलते रहे। साथ ही साथ आप ओएमआर शीट ले लेंगे एक, ठीक है? ओएमआर शीट बहुत कम प्राइस में मार्केट में मिल जाता है। ओएमआर शीट नहीं है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉपी ले सकते हैं, ठीक है? और बिल्कुल नंबरिंग कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 करके, और एक-एक प्रश्न का पैरेलली हमारे साथ उत्तर कर सकते हैं। आपको बिल्कुल सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा, ठीक है? तो आप लोग एक-एक प्रश्न का उत्तर करेंगे, फिर मैं यहाँ पे आंसर करूँगा ही और देखेंगे आप कितना गलती और सही बन रहा है। जो भी गलती बन रहा है उसको जो है फिर से पुनः जो है आप लोग रिवीजन करने का प्रयास करेंगे और उस प्रश्न को बिल्कुल आत्मसात करने का प्रयास जो है करेंगे, ठीक है? तो आपको 1-2 दिन में बता दिया जाएगा कि लाइव जो है डिस्कशन कब करेंगे। आज जस्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्नों का कलेक्शन है। संस्कृति आईएएस के द्वारा ये टेस्ट बनाया गया है। काफ़ी बेहतर टीम है, ठीक है? और देखिए, मैं बार-बार बोलता हूँ कि कौन-सा जो है आपका टेस्ट पेपर आपके लिए बेहतर होता है, तो जो आपके एग्ज़ाम के फ्रीक्वेंसी को मैच करता हुआ हो, ठीक है? अब जो लेटेस्ट 2023 का पेपर हुआ है, बिल्कुल उसको मैच करता हुआ ये जो है आपको पेपर बनाया गया है और वैसे में आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहने वाला है, ठीक है? मैं खुद इसको एनालाइज़ किया हूँ और बिल्क उसके बाद आपके समक्ष जो है इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। टीम बेहतर है, प्रश्न भी बेहतर है, तो आप लोग बिल्कुल इस पे भरोसा करके, ठीक है? मैं खुद पर्सनली जो है इसका एनालाइज़ किया हूँ, तो एक बेहतर टेस्ट है। बिल्कुल आप भरोसा इस पे कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, देखिए पहला में लिखा है कि 2 कथन दिया गया है, एक कथन और एक कारण है। खूब सारा प्रश्न पिछला आरओआरओ में पूछा गया था। देखिए कथन और कारण, विषुवत रेखा पे कह रहा है कि दिन और रात की लंबाई समान होती है, ठीक है? विषुवत रेखा सूर्य के सापेक्ष कोणीय झुकाव सदैव जो है शून्य देखने को मिलता है, ठीक है? बताइए कौन-सा सही है? अच्छा, एक ज्योग्राफी का यहाँ पे एनसीईआरटी का लेक्चर भी कराया गया है, तो जो लोग चाहें जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। उसके अलावा यूपीएससी के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ कराया जा रहा है, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। देखिए, ये अपना पृथ्वी हो गया अर्थ, ठीक है? अर्थ देखेंगे तो ये आपका विषुवत रेखा हो गया, अपना सूर्य हो गया। तो देखेंगे तो जनरली सूर्य ये विषुवत रेखा जो है इसके जो है सामने ही दिखेगा, ठीक है? तो वैसे में दिन-रात की लंबाई जनरली यहाँ पे समान ही देखने को मिलता है विषुवत रेखा पे और सूर्य के सापेक्ष जो कोणीय झुकाव है, बिल्कुल सदैव जो है शून्य ही बना रहता है। तो ऐसे में जो है आपका आंसर जो है यहाँ पे क्या बन जाएगा?
क्योंकि कथन भी सही है, कारण भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। ये सब प्रश्न बहुत डिटेल में कहाँ एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको मैं जो है एनसीईआरटी सीरीज में आपको बताया हूँ। ठीक है, बाकी आपको जानकारी है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे जो है कैसे घूमती है, तो ये पश्चिम से जो है पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग असंबद्धता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, आपको पता ही है, अपना पृथ्वी हो गया। ठीक, सबसे बाहरी परत है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये दूसरा वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये ग्रीन वाला जो मैं हिस्सा दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये जो है आपका कौन सा हो गया? मेंटल हो गया। और अंदर वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये क्या होता है? कोर। यानी पृथ्वी में तीन ही लेयर है। ठीक है, अब इसी में असमता की चर्चा जो है की गई है, तो हम लोग पहले भी इस पे बात कर चुके हैं। यहाँ पे गुटेनबर्ग के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अब आज के बाद ये प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। तो देखिए, इसको हम लोग लिख लेते हैं अपर क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट को जो है दो भाग में बांटते हैं, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। देन इसके बाद मेंटल आ जाएगा, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। देन हम लोग अपर जो है कोर और लोअर कोर। ठीक है, क्रोड जो भी आप बोले, पृथ्वी के आंतरिक हिस्सा। ध्यान रखेंगे, एक यहाँ पे मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच जो असमता होता है, ठीक है, यानी कहने असमता कहने का तात्पर्य क्या है? एक परत से दूसरे परत में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। अब देखिए, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच में ऐसा स्थिति यहाँ पे होगा, ना ही अपर क्रस्ट जैसा दिखेगा, ना ही लोअर क्रस्ट, दोनों के कुछ बीच वाला स्थिति दिखेगा। इसलिए इसको असमता, डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, यानी अपर क्रस्ट में इस लेवल के बाद ये लेयर जो है कंटिन्यू नहीं दिखता है। फिर देखेंगे तो यहाँ भी चेंजेज आएगा, लोअर क्रस्ट अपर मेंटल में, फिर अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच एक चेंजेज आएगा, लोअर मेंटल अपर क्रस्ट के बीच आएगा, और अपर कोर, लोअर मेंटल और अपर जो है कोर हो गया, और अपर कोर और लोअर कोर के बीच, इसको क्या बोलते हैं? अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच के असमता को बोलते हैं कॉनराड, कोनराड असमता। लोअर कोर, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच के हम लोग मोहो बोलते हैं, मोहो। देन अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच को बोलते हैं रेप्टी। लोअर मेंटल और अपर क्रस्ट के बीच हम लोग, यानी मेंटल और क्रोड के बीच जनरली अगर देखें, हम लोग इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग। और नेक्स्ट जो है ऊपरी क्रोड और जो है आंतरिक क्रोड, इसके बीच को हम लोग बोलते हैं लहमन। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, सीएम, सीएम, सीएम कौन है? सीएम आरजीएल। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया था? गुटेनबर्ग। देखिए, ये गुटेनबर्ग है। ठीक है, गुटेनबर्ग किनके किनके बीच है? गुटेनबर्ग है आपका लोअर जो है मेंटल और अपर क्रस्ट के बीच। यहाँ पे आंसर आपका क्या बन जाएगा? मेंटल और क्रोड, सॉरी क्रोड है ये, तो मेंटल और क्रोड के बीच। देखिए, इसी में अगर क्रस्ट और मेंटल के बीच पूछा जाता, देखिए आपका क्रस्ट कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। मेंटल यहाँ दिख रहा है। क्रस्ट और कोर के बीच आपसे पूछा जाता, बता सकते थे आप लोग। तो सारा उत्तर आप लोग कर सकते हैं, इसको याद रखेंगे, सीएम आरजीएल करके याद रखेंगे। यहाँ पे तो ऑप्शन अपना बी हो गया। अगला देखिए, बिल्कुल फैक्ट ही पूछा गया है। एक ज्वालामुखी पर्वत है, देश है, आपको इसको सुमेलित करना है। देखिए, मौना लोआ है। मौना लोआ जो है कहाँ का है? मौना लोआ का ज्वालामुखी पर्वत, तो ये आपका हवाई द्वीप, तो ये का जो है चार बन गया। अकांक गुआ, ये जो है अर्जेंटीना का। कोटोपैक्सी, ये आपका इक्वाडोर का। और मेरापी, मेरापी कहाँ का है? ये आपको इंडोनेशिया का। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, पीडीएफ वगैरह के लिए वहीं पे आपको दे दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टानें हैं? बताइए, इसमें अवसादी चट्टानें कौन है? आप सभी को पता ही है कि आग्नेय अवसादी चट्टानें का जो है जानकारी है आप सभी को। ठीक है, अच्छा, आप लोग कमेंट करके उत्तर देंगे, मेरापी जो ज्वालामुखी है वो कैसा है ज्वालामुखी? सक्रिय ज्वालामुखी है या मृत ज्वालामुखी? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। देखिए, यहाँ पे अवसादी का उदाहरण पूछा गया है। ठीक, आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर, ठीक है, से जो आपको मैग्मा वगैरह जो बाहर निकल के ठंडा होता है, उसके बाद अग्नीय चट्टान बनता है, उसी अग्नीय चट्टान के
अपर्दन के फलस्वरूप अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, और आग्नेय अवसादी जो है बदल के रूपांतरित चट्टान में बदलता है। एक आपको जो है मैं चक्र भी पढ़ाया था, चट्टानों का चक्र, ठीक है, एनसीईआरटी सीरीज में, तो उसको आप लोग जरूर देख लेंगे जिनको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी। देखिए, संगमरमर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर और क्वार्ट्ज। अवसादी चट्टान का उदाहरण यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? चूना पत्थर। इसके अलावा बालूकस्म हो जाएगा, पिंडशिल हो जाएगा, हेलाइट, गिजराइट, ये सब अवसादी है। जबकि देखेंगे तो यहाँ पे तो ऑप्शन 3 ही उत्तर हो जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है संगमरमर, ग्रेनाइट और कोर्टाइज, ये किसका एग्जाम्पल है? ये रूपांतरित का है, ठीक है, रूपांतरित चट्टान। अब इसी प्रश्न में आपसे पूछ दिया जाता है रूपांतरित चट्टान का एग्जाम्पल बताए, तो आपका आंसर क्या हो जाता है? 1, 2 और 4, ठीक है। आपको पता ही है कि जो अवसादी और आग्नेय चट्टान होता है, अवसादी और आग्नेय चट्टान हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे उसका आयतन में परिवर्तन आ जाता है, और उसके रासायनिक संरचना में भी परिवर्तन आ जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कायांतरित चट्टान। यानी आग्नेय और अवसादी चट्टान जो है चेंज होके किस में बदल जाता है? आपको रूपांतरित चट्टान में। हाई टेम्परेचर, अत्यधिक ताप और दाब और आयतन में परिवर्तन के कारण। अगला देखिए, लिख रहा है कि निम्नलिखित द्वीपों में उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में सजाना है। कैसे? डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, घटते क्रम में। घटते क्रम यानी सबसे बड़ा वाला। अब देखिए, द्वीप है, आपको पता है, ऑप्शन देखें आप लोग, न्यू गिनी है, बोर्निया, ग्रीनलैंड और मेडास्कर, ठीक है। सही उत्तर आप लोग आंसर करें इसका। देखिए, आपको पता है कि सबसे बड़ा द्वीप, ठीक, अच्छा, द्वीप का, आइसलैंड का तो डिफिनीशन पता ही है। स्थलखंड का एक ऐसा जो है टुकड़ा होता है जो चारों ओर इससे, स्थलखंड का एक ऐसा टुकड़ा जो चारों ओर से किससे घिरा हो? जल से घिरा हो, इसे हम क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ठीक, ग्रीनलैंड है। तो सबसे बड़ा चूंकि ग्रीनलैंड है तो सबसे पहले यही आएगा। अब सबसे पहले यही आएगा तो यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, 3 तो और कहीं दिख नहीं रहा है, तो आप चाहें तो डायरेक्टली आंसर यहाँ से आप कर सकते हैं, 3, 1, 2, 4, ठीक है। ग्रीनलैंड जो है, इसका क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो जो है लगभग जो है 21 लाख जो है, 21,75,600 जो है वर्ग किलोमीटर करीब है, ठीक है। वहीं जो है अगर न्यू गिनी की बात करेंगे, ये जो है आपको 7,85,753 जो है स्क्वायर किलोमीटर में है। वहीं पे बोर्निया का बात करेंगे तो 7,48,168 है, और मेडागास्कर जो है 5,87,713। ऑप्शन ए ही बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। 2 कथन दिया गया है, इसमें सही पूछा गया है, बताइए कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, लिखा है खनिज संसाधनों की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ विश्व का सबसे अधिक चौड़ाई वाला शेल्फ है, महाद्वीपीय शेल्फ। देखिए, इसमें प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत क्षेत्र होता है ये, ठीक है, जो अपेक्षाकृत उथले समुद्र या खाड़ियों में जो है इससे घिरा होता है। और खनिज की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण ये क्षेत्र होता है, ठीक है। खूब सारा खनिज आपको देखने को यहाँ पे जो है मिलेगा, खनिज की समृद्धि देखने को मिलेगी। आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ जो है विश्व का सबसे चौड़ाई वाला शेल्फ है, ठीक है। विश्व का सबसे चौड़ाई इसका देखेंगे तो लगभग जो है 1500 किलोमीटर तक है, 1500 किलोमीटर। दोनों ही सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, क्लास लाइव चलाया जाएगा, आज के लिए केवल आपको इस फॉर्मेट में दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? अब देखिए, ये अपना पृथ्वी हो गई, ठीक है। ये जो है देखेंगे तो अपना 0 डिग्री लाइन हो गया, ये हो गया 23.5 नॉर्थ हो गया, ये देखेंगे तो आपका 23.5 डिग्री साउथ हो गया, ये आपका मकर रेखा, ठीक है, ये हो गया आपका कर्क रेखा, ठीक है, ये बीचों बीच वाला विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, जो भी बोले। आपको ये तीनों पहले ही मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, जो लोग कंप्लीट नहीं किए हैं इसको जरूर कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कर्क रेखा पे स्थित देश आप बिल्कुल क्या करेंगे? पश्चिम से पूरब, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट याद कर लेंगे सीक्वेंस में। वैसे ही आप भूमध्य रेखा वाला भी याद कर लेंगे, वेस्ट से ईस्ट तक, और मकर रेखा वाला भी। जिनको याद नहीं है इसको जरूर याद कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न जो है अक्सर बनाया जाता है।
देखिए भूमध्य रेखा पे आपको बताया था मैं, ठीक है, मैप वगैरह पहले ही दिखा चुका हूँ कि विश्व के जो है कितने इस पे देश स्थित है, 13। कितने हैं? 13। ठीक है। इस ऑप्शन में देखेंगे, सोमालिया बिल्कुल है, किरीबाती भी है, ठीक है, इक्वाडोर है आपका, कोलंबिया, ब्राजील, कांगो, ठीक है, केनिया हो गया, इसके अलावा इंडोनेशिया, मालदीव, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब जो है किस पे स्थित है? तो भूमध्य रेखा पे स्थित है। वैसे ही आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा पे कौन कौन देश। यहाँ पे तो ऑप्शन जो है आपका ये ही बन जाएगा। ठीक है। अब भारत से तो ये भूमध्य रेखा नहीं गुजरता है, ठीक है, भारत इसके ऊपर ही है, तो भारत से तो गुजरेगा नहीं। भारत से कर्क रेखा जरूर गुजरता है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है। अगला देखते हैं, मिसिसिपी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, बताइए। ठीक है। लिखा है कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है ये। कहाँ का? उत्तरी अमेरिका का। ये नदी पक्षीपाद डेल्टा भी बनाती है। ठीक है, पक्षी के जो पैरों के आकृति का लगभग डेल्टा देखने को मिलता है। देखिए सबसे पहली बात, उत्तरी अमेरिका की क्या सबसे बड़ी नदी तंत्र है? बिल्कुल, ठीक है, मिसिसिपी। बिल्कुल, बर्ड फुट डेल्टा ये बनाती है। ठीक है, बर्ड फुट डेल्टा इसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र के ही बीच ये स्थित है। उद्गम स्थल अगर पूछा जाए मिसिसिपी नदी का, ये आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, मिनीसोटा राज्य का जो इटास्का झील है, ठीक है, तो इसका उद्गम स्थल है आपका इटास्का झील। ठीक है, ये बात आप लोग जरूर याद रखेंगे। और डेल्टा कहाँ पे बनाती है? तो मैक्सिको के खाड़ी में, यानी मैक्सिको के खाड़ी में जाके ये डेल्टा बनाती है। अगर विश्व स्तर पे बात करेंगे तो चौथी सबसे बड़ी लंबी नदी है। ठीक है, तो यहाँ पे तो चलिए दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, एक और कथन और कारण। देखिए कथन कारण देख के आप लोग घबराएंगे नहीं। ठीक है, पिछला यूपी आर के एग्जाम में खूब सारा कथन कारण पूछा गया था। यानी कहने का मतलब अब यूपी जो है पीसीएस कंसेप्चुअल प्लस फैक्चुअल दोनों जानकारी आपसे चाहता है। ठीक है, और ज्योग्राफी के लिए तो बस आप एनसीईआरटी कर लें। ठीक है, फिजिकल प्लस इंडियन ज्योग्राफी, बस आपका काम जो है यहीं से कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, फिजिकल ज्योग्राफी देखता हूँ टाइम मैनेज होगा तो ये भी आपको करा दिया जाएगा। बाकी आप कहीं और सोर्स से भी कर सकते हैं। देखिए लिखा है कि फसल चक्रण में कम गहरी जड़ वाली फसलें के बाद गहरी जड़ वाली फसलें उगनी चाहिए। फसल चक्र, ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जो है पृथ्वी का उर्वरक क्या है, बना रहे। ठीक है, यानी इसमें जनरली क्या किया जाता है, आपको किसी निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित जो है टाइम पीरियड के बाद फसलों का जो है क्रम में उगाया जाता है। ठीक है, जिससे फर्टिलिटी जो है पृथ्वी का उर्वरक शक्ति बने रहे और कम से कम उर्वरक शक्ति में ह्रास हो, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फसल चक्र। यानी दलहनी फसल का खेती कर दिए, उसके बाद जो है मान लीजिए नॉर्मल गेहूं चावल वगैरह लगा दिए, तिलहन लगा दिए, दलहन लगा दिए। ठीक है, तो ऐसे करके तो कम गहराई लिख रहा है कि कम गहरी जड़ वाली फसलों के बाद क्या गहरी जड़ वाला लगाया जाता है। ठीक है, तो ये बात क्या है, बिल्कुल जो है सही है। ठीक है, जैसे जनरली अरहर के बाद जो है गेहूं, या दलहनी के बाद जो है जो दलहनी फसल नहीं है उसको लगा दे हम। ठीक है, एक निश्चित अवधि के अंतर्गत फसलों का ऐसा क्रम उगाने से जो है भूमि का उर्वरा शक्ति बिल्कुल बनी रहती है। अब एक ही तरह का आप मान लीजिए फसल लगाएंगे, तो आपको पता है पृथ्वी में या कहीं भी कोई चीज़ जो है लिमिटेड है, सोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, तो तत्वों का क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है, ऑप्शन नंबर देखिए ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए गलती आप भी एग्जाम में कर सकते हैं। जैसे हम लोग को माइंड में क्या चलता है कि पहले वाला ऑप्शन में ये रखा जाता है कि ए आर सही है और आर ए का व्याख्या कर रहा है, लेकिन देखिए यूपी पीसीएस वाला पेपर में देखेंगे ये ऑप्शन इधर उधर कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है व्याख्या नहीं करता है, तो ऐसे में ऑप्शन नहीं होगा। इसका सावधानी आप लोग जरूर रखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ई आर सही है और आर ए का व्याख्या कर रहा है। अगला देखिए, आग्नेय चट्टान के बारे में लिखा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा इसमें सही है। ठीक है, इजिली आप लोग बता सकते हैं, एग्नियस रॉक्स। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है, अपना पृथ्वी हो गया, और आपको पता ही है कि जो अपना क्रस्ट है, सबसे ऊपरी भाग पृथ्वी का, उसी के नीचे जो है उपस्थित जो मैग्मा वगैरह है, नीचे मैग्मा वगैरह है, एक ना ही लिक्विड है ना ही सॉलिड है। ठीक है, क्रस्ट के नीचे जो तप्त
तरल मैग्मा है, यही क्या होता है, बाहर आता है। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार होता है और धीरे धीरे क्या होगा, ये ठंडा होगा और ठंडा होकर क्या बन जाता है, आग्नेय चट्टान बन जाता है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है, तप्त होता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे होता है, ऐसे में इसमें कोई परत नहीं पाया जाता है। और कोई परत नहीं होता है तो इसमें आपको, क्योंकि हाई टेम्परेचर में होता है तो इसमें कोई जीवाश्म भी नहीं होते हैं। ठीक है, जीवाश्म भी नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी इसमें देखेंगे आग्नेय चट्टान में तो खनिज संसाधन खूब जो है आपको पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलेगा। ठीक, लिखा है निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है, बिल्कुल ठीक है। इन चट्टानों में जीवाश्म की प्रमुखता होती है। देखिए, आग्नेय चट्टान में बिल्कुल जीवाश्म देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वजह मैं बता दिया, तो दूसरा तो गलत हो गया। हाँ, आग्नेय जो चट्टान है, अब यही क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे धीरे धीरे क्या होगा, अपर्दित होगा और हवा या पानी के माध्यम से इस कणों को दूसरे जगह पे ले जाके इकट्ठा किया जाएगा और इस पे कुछ समय बाद देखेंगे कुछ जीव जंतु भी आ जाएंगे। इसके बाद कुछ ये परत आके इकट्ठा हुआ, फिर कुछ जीव जंतु आ गए। ये जो अवसादी चट्टान होता है कैसा होता है, परतदार होता है और इसमें जीवाश्म की उपस्थिति होती है लेकिन आग्नेय में नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। ऐसे में ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, केवल एक। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 11। देखिए, लिख रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कितना उत्तर इसमें सही है। देखिए, लिखा है कि सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से महासागर में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा के नोआ स्कोडिया में फंडी की खाड़ी में आता है, बताइए कितना इसमें सही है। आपको पता ही है कि ये ज्वार भाटा वाला जो कंसेप्ट है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों जब एक सीध लाइन में आ जाती है, ये आपको घटनाएं जो है देखने को मिलती है। ठीक है, तो ज्वार भाटा बिल्कुल उत्पन्न होगा, सूर्य चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा के नोआ स्कोडिया के फंडी खाड़ी में ही आता है। ठीक है, तो दूसरा भी आपको सही है। अब देखिए, उच्च ज्वार कब आएगा, निम्न ज्वार कब आएगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा की क्या स्थिति होगी, पृथ्वी के समकक्ष क्या आपका ज्वार जो है उच्च होगा और निम्न ज्वार के समय इनकी स्थिति क्या होगी, ऑलरेडी सबको बताया गया, आप लोग को कमेंट करके बताएंगे। अगला देखिए, ये महासागरीय गर्त है और महासागर है, बिल्कुल ये आपसे एक्चुअल जानकारी पूछा गया है। देखिए, मेरियाना मेरियाना गर्त से तो सभी लोग परिचित होंगे। ठीक है, ये दे रहा है उत्तरी दक्षिणी अटलांटिक हिंद। देखिए, मरियाना गर्त कहाँ पे है, उत्तरी प्रशांत महासागर में। ठीक है, ए का तो अपना क्या बन गया, दो बन गया, ए का दो बन गया, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी दिख रहा है। आटाकामा, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में। ठीक है, डायामेंटिना, ये आपको हिंद महासागर में। और प्यूटो रिको, ये कहाँ पे, अटलांटिक। अब ऑप्शन एक ही बचा भी है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको बिल्कुल, जिनको याद है अच्छी बात है, नहीं याद है याद जो है कर लेंगे। उत्तरी जो है प्रशांत महासागर का। अच्छा, मेरियाना गर्त का आप लोग हाइट कमेंट करेंगे। ठीक है, मतलब कितना ये गहराई में है मेरियाना गर्त, आप लोग जरूर बताएंगे। अगला देखिए, ओजोन परत वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है, बताइए। इससे आसान तो प्रश्न हो नहीं सकता है। बताएं। सभी एनसीईआरटी का बेसिक बेसिक जो है बातें हैं, तो लेक्चर को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर कर देंगे। देखिए, आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, समताप मंडल। ठीक है, जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है, आपको पता है कि पृथ्वी है अपनी, पृथ्वी के सबसे पास कौन होता है, क्षोभ मंडल। ठीक है, ये क्रम आप लोग लिख के बताएंगे, क्षोभ मंडल के बाद क्या आता है, उसके बाद ये क्रम आप लोग लिख के बताएंगे। एनसीईआरटी सीरीज में आप सब आपको बातें बताई गई है। ठीक है, तो 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद तापमान में अचानक जो है वृद्धि देखने को मिलने लगता है। और ये कौन सा मंडल होता है आपका, अब समताप। ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण आपको पता है कि ये पराबैंगनी किरण को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो याद रखेंगे, ओजोन परत की उपस्थिति कहाँ देखने को मिलती है, समताप मंडल में ही देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी ये जो मंडल होता है, जितनी मौसम संबंधित गतिविधियां होती है यहीं पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रति चक्रवात।
एंटी साइक्लोन, एक साइक्लोन आपको बताया गया, एक एंटी साइक्लोन है ये। देखिए इसकी उत्पत्ति कह रहा है उष्णकटिबंधीय निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र में होती है। देखिए एंटी है साइक्लोन, इसमें जो है चक्रवात के विपरीत, यानी केंद्र में इसमें क्या होता है, उच्च वायु दाब होता है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र में। ऐसे में तो ये आपको बिल्कुल गलत हो गया, पहला पहला गलत हो गया, ऑप्शन ए होगा नहीं, और सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। प्रति चक्रवात के केंद्र में हवाएं ऊपर से नीचे उतरती है, जिससे मौसम साफ हो जाता है। बिल्कुल, चक्रवात में नीचे से ऊपर जाएंगी, और प्रति चक्रवात में इसका उल्टा, हवाएं जो है ऊपर से नीचे आएंगी। बिल्कुल ऐसे में मौसम साफ हो जाएगा, वर्षा की संभावना वगैरह बिल्कुल नहीं रहेगी। ठीक है, केवल दो यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 15। ठीक है, ये क्लास जो है लाइव चलाई जाएंगी, तो आज के लिए बस इस फॉर्मेट में आपको अवेलेबल कराया जा रहा है, ताकि इसको लाइव की तरह ही आप लोग देखें। चीन तुल्य जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैं कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अवेलेबल हूँ, आप लोग एक एक प्रश्न का उत्तर करते रहें। चीन तुल्य जलवायु लिखा है, इसका विस्तार दोनों गोलार्ध में महाद्वीपों के पूर्वी भागों में 25 से 40 डिग्री अक्षांश। ठीक है, ये 0 है, मान के चले ये 25 है आपका, और ये जो है 40 है, 25 से 40 डिग्री। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में भी आए, ये आपका 25 से 40 अक्षांशों के बीच तीन तुल्य जलवायु। बिल्कुल आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र यह है, तो बिल्कुल ये ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। इस जलवायु प्रदेश में साइप्रस, चेस्टनट, ओक जैसे वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। और ऐसे में ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा आपका, सी, दोनों सही है। देखिए आपको मैं पहले ही बताया था, ये अपनी पृथ्वी हो गई, ये अपना 0 डिग्री लाइन हो गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 0 डिग्री, नॉर्थ में चलेंगे एक 23.5 डिग्री, ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और एक 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, आपको बताया था कि ये जो जोन है 0 से 23.5 का, लगभग लगभग कैसा होगा, ये उष्ण कटिबंधीय होगा। ठीक है, ये वाला जोन कैसा होगा, क्योंकि ये पोल के पास है तो इसको शीतोष्ण कटिबंधीय, और ये वाला कैसा होगा, उष्ण और शीतोष्ण दोनों का मिश्रण। ठीक है, वैसे ही सेम नीचे भी वही हालात होगा। ठीक है, ये जोन है। बाकी देखिए इस जोन में जो रहेगा 23.5 से 66 में, उनको ना ही ज़्यादा गर्मी लगेगा ना ही ज़्यादा ठंडी लगेगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण सीक्वेंस लगाना है। ठीक है, उत्तर नॉर्थ से साउथ। ठीक है, इसमें देखेंगे तो सबसे पहले होकेंडू, होशु, शिकोकू और क्यूशु, एक बार इसको मैप पे जरूर जाके आप लोग देखेंगे। ठीक है, होकेंडू और होशु जो है सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है ये, होकेंडू और होशु। ठीक है, इसका नाम आप लोग सुने भी होंगे। ठीक है, बाकी जापान तो बहुत छोटे छोटे द्वीपों पे जो है बसा हुआ है। ठीक है, 35 से अधिक छोटे छोटे द्वीप हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो, ठीक है, सबसे अगर दक्षिणी में देखेंगे तो रियुक द्वीप है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मलेशिया के खनिज संसाधन के बारे में बताइए। ठीक है, क्या पूछेगा, मलेशिया खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न राष्ट्र है बता रहा है, और यहाँ के गोपेन खान विश्व का सबसे बड़ा टीन उत्पादक क्षेत्र है। देखिए प्राकृतिक संसाधन के नजरिए से अगर बात करेंगे तो मलेशिया बिल्कुल ये क्या है, संपन्न राष्ट्र है। ठीक है, यहाँ पे यूरेनियम, बक्साइड, कोयला, खनिज तेल, टीन, तांबा, प्राकृतिक गैस, ये सब जो है पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलेगा। ठीक है, और गोपेन खान बिल्कुल अगर देखेंगे तो ये बड़ी टीन उत्पादक ये क्षेत्र है। ठीक है, विश्व के सबसे बड़ी टीन उत्पादक खान भी है ये, तो ऐसे में ऑप्शन आपका ए, दोनों सही है। अगला प्रश्न देखिए, विक्टोरिया झील किन देशों की सीमा निर्धारित करती है। ये सब कुछ प्रश्न आपको रिपीट हो रहा होगा, जो पहले हम लोग ऑलरेडी टेस्ट में सॉल्व किए हैं। रिपीटेशन वाली अगर बात है तो इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, रिपीटेशन से चीज़ें याद ही होती है। तो आप लोग बताएं, विक्टोरिया झील, ठीक है, दुनिया का जो है ये सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय झील है।
और दूसरा सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया और युगांडा। ठीक है, इन देशों के बीच सीमा निर्धारण पूछा था। वैसे देखेंगे तो केनिया, तंजानिया, युगांडा ये बिल्कुल विक्टोरिया झील के सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में हम इसका मैप जो है लगा के आपको दिखा देते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें गलत आपको ढूंढना है। देखिए, ओवेन बांध है श्वेत नील नदी पे, बिल्कुल इसी पे बना है। सोनार जो है ब्लू नील पे। अश्वान जो है नील नदी पे। इंगदा बांग जो है इनगा जाम्बेजी नदी पे। इंगजा जो है किस पे बना है? ये जायरे या कांगो नदी पे बना हुआ है। ये जो बना हुआ है आपको कांगो पे। चलिए यही आपका इनकरेक्ट हो गया। अगला देखिए, एक और कथन कारण है। लिखा है कि जलोढ़ मृदा गहन कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जलोढ़ मृदा, इस मृदा में नाइट्रोजन, ह्यूमस, फास्फोरस की अधिकता होती है। बिल्कुल, देखिए जलोढ़ मृदा की बात करेंगे तो इनका हिस्सेदारी लगभग लगभग कितना है? 40% के आसपास है। ठीक है, और आपको पता ही है कि हिमालय से जब निकलने वाली जो भी नदियां हैं, अपने साथ जो भी अवसाद, कंकड़ पत्थर, बालू, कीचड़ जो भी लेके आती है और इसको फैलाते जाती है, और इस तरह से जो है ये जलोढ़ मृदा का निर्माण आपको हो जाता है। खूब उपजाऊ भूमि होती है और गहन कृषि भी किया जाता है। ठीक है, वैसे में बिहार और यूपी का कुछ क्षेत्र देखेंगे, पूरे विश्व में सबसे उपजाऊ भूमि है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। जलोढ़ मृदा में देखेंगे तो सबसे अधिक पोटास का मात्रा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा चूना का मात्रा बिल्कुल कम होता है। फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस, इसका क्या होता है? कमी होता है इसमें। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? अधिकता होता है। जलोढ़ मृदा में किसका मात्रा सबसे ज्यादा होता है? तो याद रखेंगे पोटास का मात्रा सबसे अधिक होता है। चूना का मात्रा इसमें कम होता है। फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की भी इसमें कमी देखने को मिलती है, ना कि अधिकता। अब यहाँ से पता चला कि पहला तो सही है भाई, लेकिन दूसरा क्या है? क्लियरली गलत है। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी ए सही है, किंतु आर जो है गलत है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पे अवस्थित है? ये तो फैक्ट ही पूछा गया है। ये कहाँ पे आपको? चेन्नई में। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान भारत सरकार के नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ही 1998 में कहाँ पे? चेन्नई में इसको बनाया गया है। अगला देखिए, पोलावरम परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कितना इसमें सही है। ये तेलंगाना राज्य में स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ये परियोजना कृष्णा नदी पे स्थित है, बता रहा है। ठीक है, देखिए पोलवरम जो परियोजना है काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसमें 136 गांव, 211 जो है छोटे गांव और 7 मंडल आंध्र प्रदेश में जो है विलय किया जाएगा इसमें, और इसके बाद पूर्वी जो है गोदावरी जिले का हिस्सा ये बन जाएंगे। इसमें कह रहा है तेलंगाना राज्य का ये परियोजना है, तो बताइए पहला तो स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो गया। ये आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में गोदावरी नदी पर चूंकि स्थित है, ये परियोजना तो यहाँ का नहीं होगा। ठीक है, और ये गोदावरी नदी पे है, कृष्णा पे बोल रहा है, दोनों का दोनों गलत। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। देखिए ये क्या प्रश्न है? राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे की बात कर रहा है। देखिए इन चारों ऑप्शन में बताइए सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे। वैसे राष्ट्रीय राजमार्ग का रख रखाव जो है भारत सरकार ही करती है, और उन्हीं के नियंत्रण में जो है सब आता है। ठीक है, राज्यवार अगर देखें तो राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे ज़्यादा लंबाई आपको देखने को मिलेगी, याद रखेंगे, महाराष्ट्र में सबसे अधिक, लगभग जो है 1,18,000 जो है 459.25 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा, देन आपको उत्तर प्रदेश, इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, गोवा। अब देखिए इसमें मध्य प्रदेश तो ऑप्शन में कहीं से नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? अंडमान निकोबार है यहाँ पे। ठीक है, और वही क्रम में आपको सजाना है। ठीक है, तो इन सब में देखिए महाराष्ट्र और यूपी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन तीसरा नंबर वाला दिख रहा है राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान सबसे पहले हो जाएगा।
देन आपको कर्नाटक, ठीक है, राजस्थान के बाद एमपी है, उसे एमपी ऑप्शन में नहीं है, कर्नाटक, तो कर्नाटक है ऑप्शन एक में, दो एक, दो एक तो देखिए यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। देन इसके बाद आपका बन जाएगा अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार नहीं, आपका गोवा, ठीक है, गोवा, गोवा में सॉरी, अंडमान निकोबार में ही है, ठीक है। गोवा का लंबाई लगभग 299 है, अंडमान निकोबार में 300 के आसपास है, दोनों लगभग अप्रोक्स सेम ही है, इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये आपका 4 और फिर जो है आपका 3, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जो है अभ्रक उत्पादक क्षेत्र आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है? देखिए आंध्र प्रदेश में कौन सा स्थित नहीं है पूछा गया है, ठीक है। देखिए नेल्लौर है, खम, अनंतपुरम और गिरिडीह, बताइए। वैसे विश्व में अगर अभ्रक की बात करेंगे तो लगभग 80% उत्पादन जो है, 80% उत्पादन कहाँ होता है? अपने भारत में, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो नेल्लौर बिल्कुल है, कृष्णा, विशाखापट्टनम, अनंतपुर, खम, गुदूर, ये सब अभ्रक जो है उत्पादक क्षेत्र है। और ये गिरिडीह कहाँ का है? ये है झारखंड का। यहाँ भी अभ्रक उत्पादन होता है लेकिन ये झारखंड से रिलेटेड है। ऐसे में उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी ही बनेगा। अगला देखिए, कथन और कारण है, पूछा गया है उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, बताइए कौन सा? ये शानदार सा प्रश्न है। देखिए अगर गन्ना की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का स्थिति तो बेहतर है, ठीक है। और हाल फिलहाल का रिपोर्ट की बात करेंगे तो भारत में शीर्ष जो है चीनी उत्पादक राज्य भी है उत्तर प्रदेश, ठीक है। बीच में महाराष्ट्र निकल गया था आगे, फिर जो है उत्तर प्रदेश ही है चीनी उत्पादन में, देन आपको महाराष्ट्र आएगा। देखिए उत्पादकता का आएगा तो लिस्ट अलग हो जाएगा, ये उत्पादन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। बात हो रही है किसकी? उत्पादन की। तो चलिए पहला तो सही अग्रणी राज्य है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। 22-23 की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो है 29 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है, ठीक है, 29 लाख टन चीनी। चलिए बाकी उत्तर प्रदेश में जो है जलवायु को सामान्यतः उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो ये उष्ण कटिबंधीय दे रहा है, उपोष्ण कटिबंधीय में है, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। ये सही है, आर गलत है, ऐसे में ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस तरह का फैक्चुअल प्रश्न तो आपके आर में आते ही हैं। यहाँ पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्थान है और दूसरा स्थान है, संस्थान और स्थान। मत्स्यिकी जो है राष्ट्रीय विकास बोर्ड राजमुंदरी, ये मत्स्यिकी विकास बोर्ड है कहाँ पे? ये आपको हैदराबाद में। ये तो इनकरेक्ट हो गया, बाकी आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे कृषि अनुसंधान जो नई दिल्ली में ही है, चावल जो है शोध कहाँ है? कटक में ही है, गन्ना अनुसंधान बिल्कुल लखनऊ में ही है, ठीक है। अगला देखते हैं 27। निम्नलिखित में कौन से भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक? ठीक है, देखिए जिनको दिक्कत हो रहा होगा ना, इंडियन ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट कराया गया है, यूट्यूब पे आप चले जाएंगे, चैनल पे प्ले लिस्ट में चले जाएंगे, ठीक है। आपको बहुत बढ़िया से जो है, जैसे जलवायु चैप्टर ही हम 5 से 7 घंटे में आपको बहुत अच्छे से, ठीक है, पहले तो थ्योरी, ठीक है, कंसेप्चुअल बातें, और उसके बाद एमसीक्यू, ठीक है। वैसे नदी चैप्टर 5 से 6 घंटे में ये सब बहुत बेहतर तरीके से कराया गया, आप देख लेंगे, उसके बाद ये सब क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो जाएगा, ठीक है। उसमें एनसीईआरटी भी आपको कंप्लीट कराया गया है, तो उससे बियॉन्ड जो है इसमें जनरली कुछ दिखने को मिलेगा नहीं। देखिए लिख रहा है कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जल और स्थल का वितरण, समुद्र तट से दूरी, देशांतर, ऊपरी वायु परिसरण जो है। देखिए हम लोग बात किए थे कि जनरली जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में कौन कौन थे? अक्षांश था, हिमालय पर्वत की अवस्थिति, जल स्थल का वितरण, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, ऊपरी वायु जो है परिसंचरण, ये सभी ही थे। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो अवेलेबल है जल, समुद्र तट से दूरी और देशांतर प्रभावित नहीं करता था, क्या प्रभावित करता था आपको? अक्षांश, ठीक है। एक प्रश्न भी पढ़े थे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी था कि दार्जिलिंग और आगरा सेम ही एक ही अक्षांश पे स्थित है, फिर भी टेम्परेचर डिफरेंस क्यों है? बताइए। रीजन भी बताया गया था, क्योंकि दार्जिलिंग जो है ऊंचे ऊंचे जगह पे बसा हुआ है,
ठीक है, सेम लैटिट्यूड पे होने के बावजूद भी ऊंचे स्थान पे है, और जबकि आगरा जो है निचले स्थान पे है। अब आपको पता है ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर कम होता है, उसके वजह से टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिल रहा था। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा अपना, ए। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 देखते हैं हम लोग। 28, निम्नलिखित में कौन सी गोदावरी की सहायक नदी, ठीक है, नदी चैप्टर कोई दिक्कत आएगा जाके आप लोग देख लेंगे वो। ठीक है, एक एक नदी को डिटेल में बताया गया है। कह रहा है सहायक नदी है, तब देखिए तो याद करने वाली बातें है, इसमें तो कुछ लॉजिक है नहीं। पेनगंगा है गोदावरी की, बिल्कुल। इंद्रावती है, प्राणहिता है, मंजरा, सब तो इसकी सहायक नदी ही है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में देखेंगे गोदावरी बड़ी नदी है, और इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, गोदावरी का उद्गम की बात करेंगे। ठीक है, उद्गम कहाँ से होता है इसका, महाराष्ट्र के नासिक के पास एक त्रम्बकेश्वर, वहीं से ये निकलती है। ठीक है, और बाकी बंगाल के खाड़ी में तो गिर जाती है, और लंबाई इसका कितना है, 1465 किलोमीटर। ठीक है, इतना बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी सहायक नदियाँ पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणिता, मंजरा है, प्रवरा है। ठीक है, वैनगंगा है, इंद्रावती ऑप्शन में दिख ही रहा है, ये बार बार पूछा जाता है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और नासिक में गोदावरी नदी के तट पे कुंभ मेला भी, उसका भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन तो डी ही है, सब सही है। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए इसमें कौन सा सही है। सतलज नदी हिमालय के 3 श्रेणियों को अपरदित कर प्रवाहित होती है। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय भाखड़ा नांगल सतलज नदी पे ही स्थित है, बताइए कौन सा सही है। देखिए, सतलज नदी हिमालय के 3 श्रेणियों को अपरदित करती है। क्या 3 श्रेणियों को काटने का काम करती है, बताया आपको। सतलज नदी जो है चीनाव की सहायक नदी है। ठीक है, ये जो मानसरोवर के पास जो आपका राकस ताल है वहीं से निकलती है, फिर किला दर्रे के पास भारत में एंट्री करती है। ठीक है, और इसको हम लोग पूर्ववर्ती नदी भी बोलते हैं, और बिल्कुल हिमालय के 3 श्रेणी को अपरदित करने का काम करती है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और सबसे ऊंचा भाखड़ा नांगल बांध परियोजना सब एनसीईआरटी सीरीज में आपको बताया गया है। ठीक है, इसी नदी पे जो है बनाया गया है। ठीक, बाकी भारत में इस नदी का लंबाई कितना है, 1050 किलोमीटर। सब सही है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा जो है द्वीप महासागर में स्थित नहीं है, हिंद महासागर में। ठीक है, बताना है कौन सा स्थित नहीं है। देखिए, लिखा है चौगोश है, मलेशिया, इंडोनेशिया, डियागो गार्सिया। ठीक है, आंसर करें, ये भी फैक्ट ही पूछा गया है। देखिए, चौगोश, साथ साथ डियागो गार्सिया। ठीक है, ये जो है आपको हिंद महासागर में इसका लोकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी इंडोनेशिया तो है ही इसमें, मलेशिया भी है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी असम और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारित करती है, असम और पश्चिम बंगाल के बीच। ठीक है, स्थान है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, संकोश। ठीक है, संकोच नदी। बाकी ये संकोच नदी निकलती कहाँ से, भूटान से, और भारत में असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में आके ये मिल जाती है। ठीक है, और बाकी भारत में प्रवेश करने के बाद असम और पश्चिम बंगाल के बीच ये सीमा भी बनाती है। इस बात को याद में रखेंगे आप लोग। देखिए, खनन क्षेत्र है, खनिज है, और आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। देखिए, सबसे पहले है मलाज खंड। ठीक है, ये किसके लिए है, कौन से खनिज के लिए है, ये आपको तांबा के लिए है। गोरू महिशानी, ये किसके लिए है, जास्ता के लिए। जादूगोड़ा, जादूगोड़ा किसके लिए, यूरेनियम। और तलचर, यहाँ से कोयला खदान है। ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा जो है मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, ये देखिए पहाड़ियों को पूरब से पश्चिम की ओर लगाना है, ईस्ट टू वेस्ट लगा सकते हैं सीक्वेंस। देखिए, मैकाल, महादेव और सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मैकाल देखेंगे तो मैकाल कहाँ आता है आपका, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसके अलावा महादेव पहाड़ी जो है कहाँ आती है, ये मध्य प्रदेश में।
ठीक है। सतपुड़ा तो आपको पता ही है कि बिंद पहाड़ी के दक्षिण की ओर ये जो है इसका पैरेलली जो है विस्तार है। ठीक है। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा से होते हुए छत्तीसगढ़ तक ये समाप्त जो है हो जाती है। ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो जाएगा। अगला है रचना द्वाब। ठीक है, देखिए याद आ रहा होगा जो लोग एनसीईआरटी सीरीज देखे होंगे। रचना द्वाब किन नदियों के मध्य जो है अवस्थित है? मुश्किल प्रश्न तो ये नहीं है। रचना, मैं बताया था आपको, र और च। ठीक है, यहीं पे आ रहा है रावी और चिनाब के बीच। दोआब आपको पता ही है कि दोआब किसको बोलते हैं, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है। तो रचना है रावी और चिनाब के बीच में। वैसे ही देखिए तो रावी और ब्यास, ठीक है, इसके बीच जो दोआब है उसका नाम क्या है? वरी। ब्यास और सतलज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिस्ट दोआब, बिस्ट। ये इसके नाम से ही जनरली बना हुआ है। इसका ब हम लोग ले लिए और इसका स ले लिए। चिनाब और झेलम, इससे कौन सा दोआब है? चाज। चेनाब का च हो गया और इसका थ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया यहाँ पे। घाटी है और राज्य है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले ज्वार घाटी है, हिमाचल प्रदेश का है, कोई डाउट नहीं है। उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है, हिमाचल में दे रहा है जोहार घाटी, बताइए सही है? ये कहाँ पे है जोहार घाटी? ये मलना है। मलना क्या दे रहा है? उत्तराखंड। देखिए यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दिया गया है। मलना जो है ये किसका है? हिमाचल का। और ये किसका है? उत्तर प्रदेश का है। तो ये दोनों तो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दे रहा है? योमुथांग, ये बिल्कुल सिक्किम का ही हो जाएगा, ये करेक्ट है। अराकू जो है नागालैंड का दे रहा है, ये आंध्र प्रदेश का। ठीक है, यहाँ पे सही है अपना ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर पश्चिम भारत में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण है? तो ये शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है और कहाँ पे? उत्तर पश्चिम भारत में। उत्तर पश्चिम, ठीक है, इसी क्षेत्र की बात हो रही है। शीतकालीन में वर्षा होता है, बताइए किस कारण से होता है? व्यापारिक पवन से, मानसून निर्वर्तन, पश्चिमी तट। देखिए वेस्टर्न डिस्टर्ब, पश्चिमी विक्षोभ के कारण से। लेटराइट मृदा के बारे में पूछा गया है, बताइए कौन सा सही है? ठीक है, देखिए लिखा गया है कि मालाबार तटीय प्रदेश में इस मृदा की प्रधानता है। इस मृदा में बागानी फसल के लिए उपयोग। लेटराइट मृदा आपको बताया ही था कि कठोर मृदा है। ये कैसा है? कठोर है, हार्ड है। ठीक है, खूब जहाँ बारिश होता है देखने को मिलता है, वहीं पे आपको ये मलाबार तटीय में देखेंगे, यहाँ पे खूब बारिश होता है। और ऐसे में इस क्षेत्र में क्या हो? लेटराइट मृदा देखने के मिलता है, कोई डाउट वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, उच्च तापमान और अधिक वर्षा के कारण ही इसमें क्या हो जाता है? यहाँ पे ह्यूमस का कमी भी आ जाता है। ठीक है, और ये मृदा जहाँ देखने को मिलेगा जहाँ उच्च तापमान होगा और भारी जो है वर्षा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल मृदा बगानी फसल यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे रबड़, कॉफ़ी वगैरह यहाँ पे आपको उपजाया जाता है। चाय, कहवा, रबड़, काजू, मोटा अनाज, मसाला वगैरह यहाँ पे उपजाया जाता है। ठीक है, कर्नाटक, केरल में ये ज़्यादा देखने को आपको मिलेगी। यहाँ पे उत्तर तो दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। टूटक जल विद्युत परियोजना, बताइए किस नदी पर अवस्थित है? ये तो किस पे है? शुरू पे। ये अगर इसकी क्षमता बात करेंगे 44 जो है मेगावाट। ठीक है, 4/11 जो है मेगावाट क्षमता वाला रन अप रिवर योजना है। ये सुरु नदी पे ही है। सुरु नदी आप देखेंगे तो किसका है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। 39। भारत में जो है कागज का प्रथम आधुनिक कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? ठीक है, कागज का यानी पहला जो है पेपर मिल, ये पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के जो है श्रीरामपुर में ही। ठीक है, श्रीरामपुर में ही 1832 में। ठीक है, तो यही सबसे पुराना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? चेन्नई है, कांडला है, मुंबई। मुंबई तो प्रकृत है। ऑप्शन एक ही सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब क्या है? आपको प्रकृत बंदरगाह है। 41 देखते हैं।
पीएम सूरज पोर्टल के संदर्भ में बताइए कौन सा इसमें करेक्ट है। ये पोर्टल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है, पीएम सूरज पोर्टल। अच्छा, ऑप्शन आपका ये रहा, ऑप्शन नहीं विजुअल हो पा रहा होगा। बिल्कुल सही है। उद्देश्य क्या है? वंचित वर्ग के उद्यमियों को ऋण सहायता जो है प्रदान करना। पीएम सूरज पोर्टल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत इसको जारी किए। अगला देखते हैं। पुस्तक और लेखक है, और ये आपको सुमेलित करना है। द ग्रेट फ्लेप ऑफ 1942, मुकुंद जो है पद्मनाभन। ठीक है, तो चलिए ए का तो एक ही बन जाएगा। मदर काउ मदर इंडिया, ये यामिनी नारायण का। द पाइजर ऑफ बंगाल, ये आपको डैन मारिसन। द मैन हु लास्ट इंडिया, मेघना पंत। यही ऑप्शन बचा भी है, ऑप्शन नंबर सी 1432। किलकारी कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत जो है प्रारंभ किया गया? किलकारी प्रोग्राम, ये देखिए किसका होगा? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का। आप लोग बिल्कुल एक एक प्रश्नों का उत्तर करते रहें। गुजरात महाराष्ट्र के स्थानीय स्तर पर लाभार्थियों के लिए मोबाइल जो है स्वास्थ्य पहल किलकारी कार्यक्रम, इसका वर्चुअली उद्घाटन वगैरह किया गया था। आपको देखिए खूब सारा टेस्ट सीरीज जो है कराया जाएगा आर से रिलेटेड। आप लोग चैनल को जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का जरूर काम करेंगे, शेयर कर देंगे ताकि बेहतर कंटेंट सभी को उपलब्ध हो पाए जो बड़े संस्थान से कनेक्टेड नहीं है। लोक परीक्षा जो है अधिनियम 2024 आया, खूब चर्चा में है। भले पुराना करंट अफेयर है बट आने का चांसेज है इस प्रश्न का। बताइए कौन सा सही है। लिख रहा है कि केंद्र के सभी मंत्रालय और कर्मचारियों की भर्ती से जुड़े अधीनस्थ कार्यालयों को भी इसमें शामिल किया गया है। बिल्कुल, इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। बिल्कुल सही है। फिर लिख रहा है ये कानूनी अपराध को 5 लाख रुपए जुर्माने के साथ 6 महीने का कैद का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, बताइए तीसरा सही है। देखिए इसमें जो भी संलिप्त पाया जाएगा, अब खूब धांधली वगैरह होता है, जैसे आर का एग्जाम ही आप देख ले, जो कैंसिल हुआ उसका रीजन क्या था? कुछ लोगों के द्वारा जो है गलत तरीके से इसमें परीक्षा को दूषित करने का प्रयास करना। अब ऐसे लोग पे कानूनी कार्रवाई के लिए लोक परीक्षा अधिनियम आया है, और ऐसे जो भी लोग होंगे इनको 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 3 से 5 साल तक का सजा है। ये 10 लाख है, तो ऐसे में गलत और ऑप्शन नंबर ए सही। निम्नलिखित में किसको जो है इरा सस्म पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? देखिए करंट पेपर थोड़ा पुराना हो गया, तो आने के चांसेस थोड़ा कम है। बाकी ये अमिताभ जो है घोष को। ठीक है, अगला देखते हैं। असम के मांजुली मुखौटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है माजुली जो है मुखौटे को, यानी एक मास्क है। माजुली पांडुलिपि पेंटिंग भौगोलिक संकेतक बिल्कुल दिया गया है। निर्माण बांस, कपड़ा और कपास से किया जाता है, सही है। मुखौटे पे जानवर या पक्षियों का चित्रण किया जाता है, ये भी सही है। इसका प्रयोग शैव परंपरा से जुड़े नाटकीय प्रदर्शन में किया जाता है, सही सही है। देखिए वैष्णव परंपरा के तहत जो है भावना या भक्ति संदेश और नाटकीय प्रदर्शन के लिए किया जाता है, ना कि शैव। ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। हाल ही में जो है श्रीनाथ वीर जो है महोत्सकोबा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, भगवान जो है महोत्सकोबा महाराज के वार्षिक तीर्थ यात्रा है ये। 10 दिवसीय जो है कार्यक्रम देखने को मिलता है, और ये कहाँ पे? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पुणे जिले के बीर गांव में। तो ऑप्शन डी। चलिए आज जो है इतना ही रखते हैं, 50 प्रश्न। बाकी इसके दूसरे हिस्सा में हम लोग 50 प्रश्न से लेके 150 तक बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, यानी 100 प्रश्न कराया जाएगा। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, देखिए ये इन्फॉर्मेशन कब से मिलेगा कि कब से हम लोग काम करेंगे? टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ज्ञान सम्मान नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, इसका लिंक कहाँ पे है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दो जो है ग्रुप है। ठीक है, एक तो ज्ञान सम्मान नाम से दिखेगा, और एक ज्ञान सम्मान ई बुक करके दिखेगा। दोनों ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। यहीं पे इस चैनल से रिलेटेड जो भी पीडीएफ इन्फॉर्मेशन होता है आपको दे दिया जाता है। जैसे टेस्ट का पीडीएफ वगैरह भी यहीं पे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, ये आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, जिनको ज्वाइन करने में दिक्कत आएगा, परेशानी आएगा, ठीक है, जो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे केवल वही लोग 9015040592
ठीक है, 9015040592 पे व्हाट्सअप मैसेज कर देंगे। टेलीग्राम में आपको ऐड होना है, आपको ऐड जो है कर दिया जाएगा। देखिए ई बुक वाला जो ग्रुप है, ठीक है, ज्ञान समान का, यहाँ पे ई बुक यानी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में बुक देने का यहाँ प्रयास किया जाता है। और यहाँ पे डेली न्यूज़पेपर भी दिया जाता है, हिंदी अंग्रेजी में डेली आपको न्यूज़पेपर मिलता है। ठीक है, राष्ट्रीय संस्करण अ, आपको देखेंगे दैनिक जागरण का हो गया, उसके अलावा द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस, सब कुछ दिया जाता है। ठीक है, तो डेली पेपर मिलता है यहाँ पे। और जो भी आपको कंटेंट पीडीएफ वगैरह यहाँ पे दिया जाता है, जैसे एनसीईआरटी पीडीएफ हो गया और जो भी इंपॉर्टेंट बुक है, ये चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, बेहतर तरीके से तैयारी करते रहें और अपना रिवीजन जो है आप लोग करते रहें। फिर आपको वहीं पे मैं शेड्यूल कर दूंगा और लेक्चर शेड्यूल हो जाएगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, ताकि देखिए जो भी ग्रामीण क्षेत्र या छोटे शहर या बड़े शहरों में वैसे बच्चे जो बड़े संस्थान से कनेक्टेड होकर इस तैयारी को नहीं कर पा रहे हैं, उन तक ये कंटेंट आप ज़रूर पहुंचाएंगे, ताकि वो सभी इस बेहतर कंटेंट के माध्यम से प्रैक्टिस करके अपने आप को एग्ज़ाम में जो है बेहतर स्थिति में जो है पाएँ और आप रिजल्ट बनाएँ। यही जो है हमारा भी उद्देश्य और ध्येय और टारगेट है। 27 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो बिल्कुल आप लोग अपना अब प्रयास जो है, बेहतर प्रयास शुरू कर दें। ठीक है, अब जगने का वक्त बिल्कुल आ गया है। ठीक है, और एक शिफ्ट में परीक्षा है, तो आदत लगाएँ कि 3 जो है घंटे एक जगह बैठ के पढ़ने का भी जो है प्रयास करें। ठीक है, कुछ दिन बाद जो है बता दें आपको क्लियरली कि हम क्या करेंगे, एक टेस्ट बिल्कुल एक शिफ्ट में करेंगे। यानी हम लोग 3 घंटा बैठेंगे, ठीक है? पूरा जीएस कंप्लीट करेंगे और साथ-साथ हिंदी का भी। ये जो है कुछ समय बाद आपको ये टेस्ट दिया जाएगा। अभी हम लोग टेस्ट को पार्ट वाइज़ ही करेंगे। अभी अपना ध्यान जो रहेगा वो ज़्यादा सीखने पे रहेगा। सीखने पे भी अपना ध्यान रहेगा, ना कि मैक्सिमम प्रश्न लगाने पे, ठीक है? इसके अलावा एग्ज़ाम के आपके पहले मैं 10 टेस्ट आपको ग्रुप में दूँगा, ठीक है? ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, तो इसके लिए आप लोग चिंतित नहीं रहेंगे, ठीक है? फुल लेंथ का टेस्ट आपको दिया जाएगा। कहाँ पे आपको? ग्रुप में ही, ठीक है? और आप लोग टेस्ट जो है, टेस्ट टाइमिंग में इसको लगा के और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। कब दिया जाएगा? इसी चैनल पे आपको बता दिया जाएगा। बाकी इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, जो लोग बिल्कुल कॉन्शियस हैं, पीवाईक्यू इसी चैनल पे आपको डिटेल डिस्क्राइब कराया गया है, ठीक है? जो लेटेस्ट हुआ था आपका जो एग्ज़ाम, वो पीवाईक्यू ज़रूर देख लेंगे। प्रीवियस पीवाईक्यू भी है, हिंदी का पीवाईक्यू कराया है, सब जाके आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। इसके पहले ध्येय आईएएस और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट से जो है बेहतर टेस्ट सीरीज़ आपको कराया गया है। सारा प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और खूब सारा मेरा प्रयास रहेगा कि खूब सारा टेस्ट सीरीज़ की बार आपका करा दिया जाए। तो इसका शेड्यूल मैं जल्द दूँगा। बाकी मैं बता दूँ 7:30 से 7:30 पीएम से आपको जो है, जो लोग नए हैं यूपीएससी के लिए, यहाँ पे हम लोग लाइव टेस्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है? जिसमें आपको दृष्टि आईएएस, संस्कृति आईएएस, विजन आईएएस, ठीक है? सीसेट में भी यूपीएससी में भी देखेंगे तो एक तो जीएस आता है, एक सीसेट, दोनों ही आपको डिस्कस किया जाता है। प्लेलिस्ट में अवेलेबल भी है, ठीक है? दृष्टि का 15 टेस्ट पेपर अभी तक हम लोग हल कर चुके हैं और यदि देखेंगे तो 4 जो है सीसेट का, यानी 20 टेस्ट हल करा दिया गया है। विजन आईएएस में देखेंगे तो लगभग 4 टेस्ट हम लोग हल कर चुके हैं। ये सब जाके प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। बाकी अपना फीडबैक कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अपना सुझाव राय जो भी आप देना सकते हैं कि आपके लिए और बेहतर क्या किया जा सकता है। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।